नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण अध्याय वर्णमाला पर चर्चा करते हुए यह स्वरों के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। चलें आज का सेशन शुरू करते हैं। स्वरों में सबसे पहले आता है भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे सार्थक इकाई है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद। और पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगला है वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, बा, चा, शा इत्यादि। इसी के आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला वे वर्ण होते हैं जिनका क्रम व्यवस्थित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। वर्णों के भेद। वर्ण हिंदी वर्णमाला हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम चर्चा करेंगे स्वर पर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या परंपरागत रूप से 13 मानी गई है, जिनमें आते हैं अपने आ, ई, उ, ऋषि, ए आए, ओ आओ और अंग आहा। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, ए आए और ओ आओ। उच्चारण की दृष्टि से ऋषि और अंग आहा को हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ए आए, ओ आओ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। पहला मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चौथा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, चौथा पांचवा हवा के नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर, और छठवा है घोषत्व के आधार पर। पहला अपन देखते हैं। पहला है मात्रा काल के उच्चारण के आधार पर। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्वर कहा जाता है, जिसमें आते हैं आपके आ, ई, उ और ऋषि। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात 2 मात्राओं का समूह, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए आए, ओ आओ। दीर्घ स्वर मुख्यतः 7 होते हैं। 7 दीर्घ स्वर में आपके होंगे 3 मूल दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर वह होते हैं जैसे आ, आपका ई और उ। बाकी होंगे आपके संयुक्त दीर्घ स्वर, क्योंकि इनका निर्माण आ और ई से ए का हुआ है, आ और ए से आई का हुआ है, और आ और उ से ओ का हुआ है, और आ और औ से औ का हुआ है। ये विभिन्न स्वरों से मिलके बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनको पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। प्लुत स्वर का उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है।
इसके बाद आता है सेकंड, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर, तीसरा पक्षस्वर। पहला है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए, आई, अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्यस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। और पक्षस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्ष भाग यानी पिछला भाग काम करता है, वह आते हैं वर्ण आपके आ, उ, ओ, आओ और आओ, आगत स्वर। ये आपका आगत स्वर है। अगला आता है तीसरा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला विव्रत स्वर, दूसरा अर्धविव्रत स्वर, तीसरा अर्धसंवृत स्वर, चौथा संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं, जैसे आ। अर्धविव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे आ, ए, आए और औ। तीसरा है अर्धसंवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्थात आधा खुला रहता है आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। अगला है संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। अगला है चौथा, होंठों की स्थिति के आधार पर। ये मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला अव्रतमुखी, दूसरा व्रतमुखी। अव्रतमुखी वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोल नहीं होते हैं, उन्हें अव्रतमुखी कहा जाता है, जैसे आ, ई, ए, आए। और व्रतमुखी वह होते हैं जिनमें होंठों का आकार गोल होता है, उन्हें व्रतमुखी कहा जाता है, जैसे उ, ओ, आओ। अगला है चौथा, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक रूप से और दूसरा है अनुनासिक रूप स्वर। पहला मौखिक स्वर वह होंगे जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे आ, ई और इत्यादि। और अनुनासिक स्वर वह होंगे जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, जिसमें आता है आपका अंग। छठवां है घोष के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रिका में स्वर श्वास का कंपन, अर्थात सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वरों को सघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें हम देखते हैं आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, ऋषि का उच्चारण स्थान है मूर्धा और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ए आई का उच्चारण है कंठ तालु, ओ औ का है कंठोष्ठ, अंग का है नासिक और अंगाहा का है कंठ। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं यही। इसी से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। एक बार हम पुनः फिर से सुनते हैं। आ कंठ होता है, ई तालु होता है, ऋषि मूर्धा होता है, उ ओष्ठ होता है, ए आय कंठ तालव्य होता है, ओ आओ कंठोष्ठ होता है, आ नासिक होता है, अंगहा कंठ होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एंड शेयर कीजिए।